नमस्कार, स्वागत है आपका और आपके साथ मैं हूं स्मिता रशाल। मनी गुरु देख रहे हैं आप। आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं एक ऐसी चीज की जो अचानक बंद हो गई और वो थी सॉल्यूशन ओरिएंटेड फंड, यानी कि आपका रिटायरमेंट फंड, आपका चिल्ड्रन फंड। इस फंड के अचानक बंद होने से निवेशक सोच में पड़ गए कि आखिर अब वो करे क्या, उनके लिए ऑप्शंस क्या हैं जहां वो अब इन्वेस्ट कर सकते हैं और क्या एएमसीज इसमें उनकी मदद करेंगी। इसी के तहत हमारा ये शो आज बहुत सारे सवाल पूछता है। हालांकि इस शो में हम आपके बहुत सारे सवालों का, जिस उलझन में आप इस वक्त हैं, वो इन्वेस्टर्स जो इन फंड में फंसे हुए हैं उसका भी जवाब देंगे। लेकिन सबसे पहले हमारे खुद के भी, यानी कि जी बिजनेस के भी कुछ सवाल हैं। सबसे पहला सवाल तो ये है कि बिना सॉल्यूशन के क्या ये सॉल्यूशन ओरिएंटेड जो फंड्स थे वो बंद हुए? क्योंकि बहुत सारा कियोस है, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो अभी डिटेलिंग में नहीं कही गई हैं। हो सकता है आने वाले 6 महीने में जो समय दिया गया है उसमें इसे पूरा किया जाए। जो हमारा दूसरा सवाल है उसकी ओर बढ़ते हैं। हमारा दूसरा सवाल यह है कि कहां जाएंगे इन फंड्स में लगभग जो 63 लाख निवेशक अभी इन्वेस्टेड हैं वो। हमारा तीसरा सवाल जो निवेशकों से आगे एएमसीज की बात करता है, जहां पर एएमसीज करेंगी क्या, जो बदलाव हो रहा है उसमें निवेशकों की मदद वो बताएंगी, वो गाइड करेंगी, इसको लेकर क्या प्रावधान किया गया है। इसके अलावा हमारा सवाल यह भी है कि जिनके पास एडवाइजर नहीं है, मान लीजिए कोई ऐसे लोग हैं जो रिटायरमेंट फंड लेकर बैठे हैं लेकिन वो एक एडवाइजर को नहीं अफोर्ड कर सकते, जिसके पास चिल्ड्रन फंड है वो एडवाइजर नहीं अफोर्ड कर सकता, तो वो फिर किससे पूछेगा, उसे कौन बताएगा कि उसका मिलता जुलता फंड उसे कहां मिलेगा। इसके बाद हमारा एक और सवाल यह है कि ऐसे जो स्कीम्स होती हैं जो इस तरीके से चल रही होती हैं, मान लीजिए किसी ने अपने रिटायरमेंट के लिए किसी फंड में पैसा लगाया ये सोचकर कि रिटायरमेंट का एक बड़ा कॉर्पस बनेगा, या किसी ने अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए पैसा लगाया किसी फंड में ये सोचकर कि जब तक वो बड़े होंगे तब तक एक बड़ा कॉर्पस बनेगा। ऐसी स्कीमों को अचानक यूं ही बंद कर देना क्या सही होता है? हमारा एक और सवाल है वो ये है कि सॉल्यूशन ओरिएंटेड फंड स्कीम को बंद करने की जरूरत क्यों पड़ी। हालांकि इसका जवाब हम आपको शो में भी देंगे और बताएंगे कि क्यों सेबी ने अपने जो तर्क दिए हैं उस तर्क से ये बताया है किस तरीके से कि उनको सॉल्यूशन ओरिएंटेड फंड जो थे वो लग रहे थे कि अब इसको रिप्लेस करना चाहिए। इसके अलावा हमारे तमाम सवाल जो हमने आपको यहां पर बताए, इसके अलावा हम आपको ये भी बताएंगे कि अब जो निवेशक जिनको अभी समझ नहीं आ रहा कि वो करें क्या, जो भी रिटायरमेंट फंड में या चिल्ड्रन फंड में फंसे हुए हैं वो कहां जाएंगे। तो ये तमाम सवाल जो जी बिजनेस के बड़े सवाल हैं, इस पर आज का हमारा ये मनी गुरु और इसकी हम करते हैं शुरुआत। शो में हमारे साथ दो खास मेहमान हैं। हमारे साथ हैं निमित कंसल्टेंसी के फाउंडर नितेश बुद्धदेव और साथ ही अमृतकुकरेजा.com के फैमिली वेल्थ एडवाइजर अमित कुकरेजा भी हमारे साथ हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है हमारे साथ इस शो पर। सबसे पहले निमित मैं आपके पास आती हूँ। सवाल तो ढेर सारे हैं, कोशिश करेंगे कि हमारा जो शो का ड्यूरेशन है उसमें हम सारे सवालों को समेट पाएं और साथ ही लोगों को एक सॉल्यूशन हम अपनी तरफ से भी दे पाएं। सबसे पहले तो ये बताइए कि जरूरत क्यों पड़ी इस रिटायरमेंट फंड और चिल्ड्रन फंड को बंद करने की, निमित? राइट स्मिता, आप बात कर रहे हो कि सॉल्यूशन ओरिएंटेड फंड बंद होने का सॉल्यूशन क्या रहेंगे। जैसे आप सवाल पूछ रहे हो, बहुत ही इंटरेस्टिंग एक मुकाम पे इन्वेस्टर खड़े हैं कि जैसे आपने नंबर दिया स्मिता, 57,000 करोड़ की ये कैटेगरी है। सॉल्यूशन ओरिएंटेड फंड के अंदर स्पेसिफिकली 2 कैटेगरी के फंड है, चिल्ड्रन और रिटायरमेंट फंड। आइदर बच्चों की पढ़ाई के लिए, हायर ग्रेजुएशन के लिए कोई इन्वेस्ट कर रहा है जहां पे उसका 10, 15, 20 साल का लक्ष्य हो सकता है, या तो रिटायरमेंट के लिए सेविंग कर रहा है जहां पे 15 चिल्ड्रन फंड और 29 रिटायरमेंट फंड इंडस्ट्री में है और 63 लाख फोलियोज है और 57,000 करोड़ है। तो इतना छोटा कैटेगरी भी नहीं है, तो बहुत सारे लोग इंपैक्ट होंगे। तो थैंक्स फॉर दिस टाइमली शो एंड इनवाइटिंग अस। अभी स्मिता, ये कैटेगरी देखने के लिए तो सॉल्यूशन ओरिएंटेड है और कैटेगरी अलग अलग है, पर जब उसको खोल के पोर्टफोलियो देखा सेबी ने, तो देखा कि ये तो ऑलमोस्ट आपकी जो हाइब्रिड कैटेगरी है इसके जैसी ही दिखती है। तो आपका नाम, तो जो उसका नाम और नोमेनक्लेचर दिया गया है, फलाना फलाना चिल्ड्रन फंड, रिटायरमेंट फंड, पर उसके अंदर का पोर्टफोलियो काफी सेम है। जब पहली बार 2019 में जब सेबी ने बोला कि मुझे कैटेगराइजेशन करना है म्यूचुअल फंड का, तभी से एक मुहिम है सेबी की कि मुझे म्यूचुअल फंड को और सिंप्लीफाई करना है और डुप्लीकेशन जहां पे हो रहा है उसको अवॉइड करना है। तो सबसे बड़ा रीजन ये है कि जो सॉल्यूशन ओरिएंटेड फंड है क्या वो रियल में कोई सॉल्यूशन का आपको आंसर दे रहे थे कि सिर्फ एक डुप्लीकेशन ऑफ फंड मिल रहा था, जहां एग्जिस्टिंग एएमसी का फंड है या तो फ्लेक्सी कैप जैसा दिख रहा था या तो आपके हाइब्रिड फंड जैसा दिख रहा था। तो ये सबसे बड़ा कारण ये है। उसके साथ ही सेबी ने प्रपोज किया है कि नेक्स्ट 6 महीने में आपको कैटेगरी दिखेगी जो है लाइफ साइकिल फंड। वो एक सही तरीका होता है जब भी आपको कोई गोल के लिए निवेश करना है, तो वो भी एक बहुत बड़ा रीजन है कि एक्चुअल में जो सॉल्यूशन चाहिए क्लाइंट को
इन्वेस्टर्स को वो होना चाहिए लाइफ साइकिल फंड, नहीं कि चिल्ड्रन फंड और जैसे आपका हो गया रिटायरमेंट फंड। तो ये सबसे बड़े रीजन देखने को आ रहे हैं, डुप्लीकेशन अवॉइड करना था और एक सही में जो रीजन सॉल्यूशन देना है वो लाके आना चाहिए था सेबी को, इसीलिए ये प्रपोज किया गया है। बिल्कुल, तो ये कहीं न कहीं सेबी को अभी लग रहा था कि इस तरीके के जो फंड्स हैं भ्रामक एक तरीके से ये लगने लगे थे उनको, और उन्हें लगा कि इस तरीके से और भी चीज़ें हैं जहाँ पर आप शिफ्ट कर सकते हैं। इसलिए शायद उन्होंने ये सोचकर एएमसीज़, और ये भी लग रहा था कि बहुत ही छोटा एओएम है तो इसको फिर क्यों ना मर्ज ही कर दिया जाए। अब जब ये मर्जिंग की पूरी प्रक्रिया होगी तो अमित, मैं आपसे समझना चाहूंगी शिफ्ट कैसे करेगा कोई भी निवेशक। मान लीजिए अब उनको अपने जो अभी मौजूदा फंड है उससे शिफ्ट करना है अब दूसरे ऐसे फंड में जो उनसे मिलते जुलते फंड है, तो ये शिफ्टिंग की पूरी प्रक्रिया कैसे होगी अमित? देखिए, सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि घबराने की कोई बात नहीं है। सेबी जो भी डिसीजंस लेता है वो हमेशा इन्वेस्टर्स के हित के होते हैं। उन्होंने ज़रूर इसमें कुछ कमियां देखी। उन्होंने जैसे निमित ने बताया कि कुछ स्ट्रॉन्ग रीजंस थे जिनकी वजह से उनको ये एक्शन लेना पड़ा, बट इन्वेस्टर्स का पैसा सेफ है और इन्वेस्टर्स को बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे इस पैसे को या तो विड्रॉ करने के या सेम फंड हाउस में पैसे को ट्रांसफर करने के और किसी और जगह री इन्वेस्ट करने के। तो ये ऑप्शंस विद टाइम और ओपन हो जाएंगे। अभी मेरे ख्याल से द प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर जो म्यूचुअल फंड कंपनीज हैं वो सेबी के साथ कंटिन्यूअसली कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं ये फिगर आउट करने में कि इसमें कहाँ कहाँ पे कैसा एक्सटेंशन पॉसिबल है और क्या क्या ऑप्शंस इन्वेस्टर्स को दिए जा सकते हैं। तो स्टेप 1 प्लीज डू नॉट पैनिक। स्टेप 2 बिल्कुल रिलैक्स रहिए क्योंकि इस एक्शन से आपको बेटर आउटकम ही मिलेगा। नंबर 3 आपका पैसा फंसेगा नहीं, आपका पैसा डूबेगा नहीं। एटलीस्ट जो करंट उसकी मार्केट वैल्यू है वो तो रहेगी, लेकिन जब आपको नए ऑप्शंस मिलेंगे आपको खाली ये समझना है कि उस ऑप्शंस को एक्सरसाइज करने का टैक्स इम्प्लीकेशन क्या है। क्या उस पैसे को वहीं रखने से जो कि एक फ्लेक्सी कैप में मर्ज हो रहा है आपका टैक्स इम्प्लीकेशन 0 होता है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपको वो नई फंड कैटेगरी जिसमें ये मर्ज हो रहा है वो पसंद नहीं है तो आप वहां से पैसा विड्रॉ कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स का टैक्स असेस कर सकते हैं। और अगर आपको उसी फंड हाउस का दूसरा स्कीम पसंद नहीं है तो आप उस स्कीम से पैसा निकाल के किसी और फंड हाउस की किसी अच्छी परफॉर्मेंस स्कीम में पैसा लगा सकते हैं। तो आपको एक नई अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है, आपको नए ऑप्शंस मिलने वाले हैं। तो आई वुड सजेस्ट कि बी हैप्पी कि सेबी ने ये निर्णय लिया क्योंकि इससे इन्वेस्टर्स आपका ही भला होने वाला है। बहुत इनिशियल है इसलिए लोग पैनिक ज़्यादा हो रहे हैं हैप्पी होने के बजाय, और वही पैनिक उसी सिचुएशन को दूर करने के लिए हमने सोचा एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते कि हमें इस पर बात करनी चाहिए। नितेश, आपके पास मैं आती हूँ। ऐसे किसी भी कैटेगरी को अचानक बंद कर देना, क्या ये सही होता है? एंड सिमिलरली मैं ये भी जानना चाहूँगी आपसे कि कितने ऐसे निवेशक होंगे जो इन फंड्स में अभी फंसे होंगे, या कौन कौन से वो फंड्स हैं जो अचानक बंद हो रहे हैं? बिल्कुल स्मिता, जैसे आपने बताया कि भले ही काफी काफी एएमसी के छोटे एयूएम है, बट ओवरऑल इंडस्ट्री हम देखें तो जो सॉल्यूशन ओरिएंटेड फंड में 50 चिल्ड्रन फंड है और 29 रिटायरमेंट फंड है और कुल मिला के 57,000 करोड़ जितना अभी तक का एयूएम उसमें है। और जो फोलियो काउंट देखे तो वो है 62 से 63 लाख, 62 टू 63 लाख इज द टोटल आपके जो फोलियो है स्मिता वो है। तो अभी इसमें जो इम्पैक्ट हुए हैं, जितने भी आप म्यूचुअल फंड के नाम देख रहे हो जहां पे लिखा हुआ है या तो ये चिल्ड्रन फंड है, जैसे हो गया एचडीएफसी चिल्ड्रन फंड हो गया, एसबीआई चिल्ड्रन फंड हो गया, टाटा रिटायरमेंट फंड हो गया, जहां पे भी ये नाम है ऐसे कुल मिला के जैसे आपको बताया 29 फंड रिटायरमेंट में और 50 चिल्ड्रन फंड में इम्पैक्ट हुए। इसका मतलब है इसमें 31 मार्च के बाद निवेश नहीं होगा। सेबी ने तो तुरंत ना बोला था फरवरी में जब ये सर्कुलर आया, जब एमफी ने लिखा गया, एमसी ने अप्रोच किया सेबी को, तो सेबी ने 31 मार्च तक किया है। उसका मतलब जैसे अमित जी बता रहे थे फंड बंद होगा, इसका मतलब ये नहीं है कि आपका पैसा कहीं जा रहा है, बट अभी आपको पैनिक नहीं होना है, क्योंकि पैनिक होगे तो शायद आप गलतियां करोगे। वो भी उन्होंने बताया कि अगर शायद एग्जिट लोड या तो फिर आपको कैपिटल गेन देना पड़ेगा, पर अभी मैं सोच समझ के स्मिता पहले देखूं कि एएमसी मुझे क्या ऑप्शंस दे रही है, राइट। अगर वो मुझे जो स्कीम में मर्ज करने का बोल रही है, अगर वो मेरे लिए बेटर है तो शायद मुझे वो एग्जिट लोड या तो कैपिटल गेन की कोई इश्यू ही नहीं है। तो अगर आप सॉल्यूशन स्कीम जहां पे चिल्ड्रन और रिटायरमेंट फंड के मैंने आपको नाम बताया उसमें आपको लग रहा है फंसे हो,
तो आपको एक सॉल्यूशन मिलने वाला है जो शायद बेटर होगा, और जी। आपको वो ऑप्शन शायद एक्चुअल में बेटर इन टर्म्स ऑफ रिस्क भी हो, और आपको ट्रू टू द लेवल मिलने वाला है स्मिता। तो मुझे लग रहा है थोड़ा वेट करना है, बट ऑफ कोर्स विजिलेंट रहना है, क्योंकि एएमसी आपको कम्युनिकेट करेगी कि इसमें क्या फेरबदल हो गए, आपकी स्कीम में आपको क्या ऑप्शन दिए जा रहे हैं। ओके, चलिए थोड़ा सा और समझते हैं अमित आपसे कि एएमसीज किस तरीके से हेल्प करने वाली हैं इस पूरे के पूरे ट्रांजिशन में अमित, और किस तरीके की जानकारी एएमसीज की तरफ से कब तक दिए जाने की बात कही गई है? सारी एएमसीज बहुत ही रिस्पॉन्सिबल एएमसीज हैं, जिनके ये आपके सोल्यूशन ओरिएंटेड फंड्स हैं, नंबर 1। नंबर 2, ये एएमसीज आप सेबी से कॉन्वर्जेशंस में हैं, कांस्टेंट टच में हैं, ये एक्सप्लोर करने के लिए कि क्या इनकी डेट्स को चेंज किया जा सकता है, क्या उनको कोई और अपॉर्चुनिटी मिल सकती है जिसमें फंड की एलोकेशन को और प्रोटेक्शन ओरिएंटेड किया जा सके ताकि ये पैसा सेफ रहे, क्या इसमें कौन-कौन सी कैटेगरी के फंड में इनको मर्ज किया जा सकता है, क्योंकि अंडरलाइंग एसेट एलोकेशन एक सॉल्यूशन ओरिएंटेड फंड का लार्ज एंड मिड कैप का कॉम्बिनेशन भी होता है, हेवीली मिड कैप भी हो सकता है, थोड़ा-सा स्मॉल कैप स्ट्रॉन्ग ओरिएंटेशन भी हो सकता है। तो उनके लिए ये मैपिंग करना कि कौन-सी कैटेगरी में ये ईज़िली ब्लेंड हो जाएगा ताकि जो म्यूचुअल फंड की कैटेगरी का वायलेशन ना हो सके जो सेबी ने रोल आउट किया हुआ है। तो उनको एक छोटी-सी एक्सरसाइज करनी है जिसके लिए वो टाइम माँग रहे हैं। उनको ये भी देखना है कि अगर इन्वेस्टर जिस स्कीम में ये स्कीम सॉल्यूशन ओरिएंटेड स्कीम मर्ज होगी, उसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, तो उनके लिए रिस्क है कि वो इन्वेस्टर उनका साथ छोड़ सकता है। तो वो भी अच्छा होमवर्क करेंगे, ये आइडेंटिफाई करने में कि कौन-सी बेस्ट मैचिंग स्कीम है ताकि इन्वेस्टर उनके साथ रिटेन्ड रहे। टाइमलाइन अभी कुछ कह नहीं सकते स्मिता, हो सकता है इन लोगों को एक्सटेंशन मिल जाए, हो सकता है एक्सटेंशन ना मिले, बट व्हाट आई हैव हर्ड इज़ कि काफ़ी कन्वर्सेशंस चल रहे हैं और कुछ अच्छा ही आउटकम निकल के आने वाला है। ओके, चलिए तो इन सब पे हमने बात तो कर ली। अब सबसे बड़ी बात यहाँ पर नितेश आपसे मैं ये जानना चाहूंगी कि फिलहाल की सिचुएशन में जिस तरीके की स्थिति हुई है, निवेशकों को अभी करना क्या चाहिए जो रिटायरमेंट फंड और चिल्ड्रन फंड दोनों में फंसे हुए हैं? बिल्कुल, जैसे अमित जी ने भी बताया, और मेरा पॉइंट ऑफ व्यू भी वही है, क्योंकि अगर मैं स्मिता पैनिक करूँगा, तो कुछ गलत एक्शन ले लूँगा। तो सबसे पहले तो मैं पैनिक नहीं करूँगा। जो मुझे एएमसी ऑप्शन देने वाली है, क्योंकि स्कीम मर्ज का सेबी ने बोला है कि आपको सेम तरीके के जो असेट एलोकेशन आपके पास ही है, जैसे समझो एचडीएफसी का फंड है या आईसीआईसी का फंड है या कोई भी एएमसी का फंड है, वो आपको कम्युनिकेट करेंगे। तो वो कम्युनिकेट का पहले तो वेट करिए। अगर आपको जो स्कीम ऑफर की गई है, अगर वो आपको अच्छी लग रही है, आप समझ पा रहे हो, तो आप उसमें रह सकते हो, क्योंकि अभी वो ट्रू टू लेवल हो गया। जो आपको बोला गया था वही इसमें मिलने वाला है। तीसरी चीज स्मिता, क्योंकि मुझे कोई टैक्स लायबिलिटी नहीं आएगी अगर मैं सेम फंड में स्विच, जहां मुझे स्विच नहीं, जहां के मुझे मर्जिंग का ऑप्शन दिया गया है, तो मेरी कोई टैक्स लायबिलिटी नहीं बनेगी। पर मैंने पैनिक में इसको रिडीम कर दिया, ठीक है, तो मुझे उसके ऊपर शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म टैक्स भी भरना पड़ेगा। ये हो गया फंडामेंटली चीज कि अगर मुझे एज एन इन्वेस्टर क्या करना है। बट आपने जो स्कीम में निवेश करके रखा है स्मिता, क्योंकि अभी आप देखेंगे चिल्ड्रन फंड या तो रिटायरमेंट फंड बहुत अलग-अलग तरीके के हैं। कोई एकदम अग्रेसिव हाइब्रिड की तरह रिएक्ट करता है, जैसे 65% इक्विटी हो गया, 35% डेट हो गया। कोई फंड स्मिता फ्लेक्सी कैप है, मतलब उसमें 80, 90, 95% तक इक्विटी है, बिल्कुल डेट नहीं है। तो एज एन इंडिविजुअल आपने जब इन्वेस्ट किया था, तो आपने कौन से लॉजिक से, क्या फंडामेंटल रीजन देख के उसमें इन्वेस्ट किया था, पहले आपको ये समझना होगा। अब जब आपको ऑप्शन दिया जाएगा थोड़े ही महीनों में, तो वो ऑप्शन आपके लिए ठीक है कि नहीं, वो एनालाइज करके ही कुछ एक्शन लीजिए, क्योंकि आपको एग्जिट लोड, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, ये सब ध्यान में रखना है। एट द सेम टाइम अगर आपका डिस्ट्रीब्यूटर है, आपका एडवाइजर है, तो उनसे कंसल्ट करके ही ये डिसीजन ले। तो उससे क्या होगा कि आपका जो गोल, आपका जो असेट एलोकेशन ओवरऑल आपके लिए जो बना है, वो पूरा हिल ना जाए स्मिता। तो ये बहुत ही आवश्यक है कि ये जो हम रीजन दे रहे हैं और अगेन अगेन रीइटरेट कर रहे हैं, इसीलिए क्योंकि अगर मैंने पैनिक में उसको बंद कर दिया या रिडीम कर दिया, तो शायद मैं गलती कर बैठूं। बिल्कुल। और आज का हमारा शो उन निवेशकों के लिए है जो ये सोच रहे होंगे घर पे बैठ के कि मेरे पास कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं है और मैं शायद उसको अफोर्ड भी नहीं कर सकता। तो आपके साथ मनी गुरु है, जहां पर आप समझ सकते हैं कि अगर आप इस वक्त रिटायरमेंट फंड या चिल्ड्रन फंड में फंसे हैं, तो फिर आपके पास क्या क्या विकल्प मौजूद है। फंड्स के भी विकल्प आपको बताएंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। बने रहे हमारे साथ।
और ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। अगर आप भी रिटायरमेंट फंड और चिल्ड्रन फंड में फिलहाल इन्वेस्टेड हैं तो फिर आपके लिए सेबी के इस नए बदलाव के बाद क्या है ऑप्शन, इसी पर बातचीत करने के लिए हम लेकर आए हमारा ये आज का खास एपिसोड मनी गुरु का, जहां हम बात कर रहे हैं नितेश बुद्धदेव और साथ ही अमित कुकरेजा से। अब चलिए, अब सारी बातें हो गई तो अब हम चाहेंगे कि जल्दी जल्दी ऑप्शंस दे देते हैं कि कौन कौन से ऑप्शंस लोगों के लिए मौजूद हैं जो इस वक्त चिल्ड्रन या फिर रिटायरमेंट फंड में है। अमित, आपसे शुरुआत करती हूँ मैं। सबसे पहले तो दर्शकों को ये बताइए कि अगर वो इस वक्त एक पर्टिकुलर रिटायरमेंट फंड में है तो वो चेंज करके कौन कौन से ऐसे फंड्स हैं जिसमें वो आराम से शिफ्ट कर सकते हैं। श्योर स्मिता, मेरे पास ये शीट ओपन है इस वक्त मेरे कंप्यूटर पे, और मैं इस वक्त 23-24 रिटायरमेंट सोल्यूशन ओरिएंटेड फंड की परफॉर्मेंस देख रहा हूँ, जिसमें से इजीली 7 या 8 ऐसे फंड हैं जिनकी 7 ईयर में एनुअलाइज रिटर्न 8% से कम है। अब देखिए, 7 इयर्स में मतलब 2019 से लेके आज तक, जिसमें लार्ज कैप इंडेक्स 50% है, अगर उस स्कीम में आपका पैसा 8% का एनुअलाइज रिटर्न दे रहा है तो ये वैसे भी इन्वेस्टर के हित की स्कीम नहीं है। फाइनेंशियल एडवाइजर्स ऐसी स्कीम्स को बिल्कुल रेकमेंड नहीं करेंगे। और अगर आप 7 ईयर की आप लार्ज कैप परफॉर्मेंस ही देख सकते हैं, प्योर लार्ज कैप फंड की या प्योर लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी के फंड की, तो आपकी एनुअलाइज परफॉर्मेंस आराम से 12-13% से ज्यादा निकल के आएगी। 12% से तो ज्यादा ही निकल के आएगी। तो ये क्लियरली एक इंडिकेशन है कि इस कैटेगरी में बिल्कुल कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स थे जहाँ पे एक्शन नहीं था, जहाँ पे रिटर्न्स नहीं थे, जहाँ पे इन्वेस्टर की गोल प्लानिंग का रास्ता मुश्किल हो गया था। तो एक तरह से ये अच्छा ही है इन्वेस्टर्स के लिए। तो मेरे लिए इन्वेस्टर के लिए ओपन एंडेड लार्ज कैप इंडेक्स फंड बहुत अच्छा ऑप्शन है। लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी का फंड बहुत अच्छा ऑप्शन है। मल्टी कैप और फ्लेक्सी कैप का ऑप्शन बहुत अच्छा ऑप्शन है अगर हमारे पास इन्वेस्टर के पास होराइजन है 10 साल से ज्यादा। तो मैं बोलूंगा कि आप सिंपल, आप बोरिंग प्रोडक्ट्स लेकिन अच्छे परफॉर्मेंस वाली कैटेगरी एंड अच्छे परफॉर्मेंस वाले प्रोडक्ट्स चूज कीजिए। जैसे पराग पारिक फ्लेक्सी कैप है, HDFC फ्लेक्सी कैप है, कोटक मिड कैप है, UTI का निफ्टी 50 इंडेक्स है, SBI का बैलेंस एडवांटेज फंड है, SBI का मल्टी एसेट फंड है। ये वो फंड्स हैं जिन्होंने अपने कैटेगरी में एक बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कंसिस्टेंटली डेमोन्स्ट्रेट किया है। इनसे कॉम्बिनेशन बनाइए, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि आप अपना रिस्क टॉलरेंस को समझें। होराइजन आपके पास होना एक बहुत अच्छी बात है, आप मिड कैप एलोकेशन ऐड कर सकते हैं थ्रू वेरियस कैटेगरीज, लेकिन आपका टेम्परामेंट कैसा है गिरते हुए मार्केट में? आज जो मार्केट की सिचुएशन है पिछले 2 हफ्ते में, आप कैसे रिस्पॉन्ड कर रहे हैं? क्या आप पैनिक कर रहे हैं? क्या आप उस माइनस को टॉलरेट कर पा रहे हैं? तो वॉलेटिलिटी में आप कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं? अपने टेम्परामेंट को समझ के आप अच्छा एलोकेशन वाला एक अच्छा मल्टी कैप, फ्लेक्सी कैप या मिड कैप फंड अपने पोर्टफोलियो में फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए ऐड कर सकते हैं। परफेक्ट। तो ये कुछ फंड्स हैं जो मौजूदा, जो आपके पास अगर रिटायरमेंट फंड है तो उसमें आप उससे आप इन फंड्स में अपने सारे ही फंड्स को शिफ्ट कर सकते हैं। अब चलिए इसी तरीके से चिल्ड्रन फंड्स के बारे में भी समझ लेते हैं। नितेश, वो आप बताइए कौन से चिल्ड्रंस फंड हैं जिनको फिलहाल स्विच किया जा सकता है, उसके ऑप्शंस बेहतरीन अभी भी मौजूद हैं? बिल्कुल स्मिता, जब मैं भी चिल्ड्रंस फंड्स के ओवरऑल सेगमेंट पूरा देख रहा था स्मिता, तो मैंने एक चीज ऑब्जर्व की, जो सेबी का वन ऑफ द एक रीजन है ये कैटेगरी और ये स्कीम को बंद करने का, क्योंकि जब मैं ट्रू टू द लेवल या मैं उसके अंदर जाके देख रहा हूँ, तो जैसे चिल्ड्रन HDFC चिल्ड्रन फंड की बात करते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, तो अभी उसका अलोकेशन है 65% इक्विटी, 35% डेट। तो ये इसके सामने अगर आपको स्विच करना है और इसमें नहीं बने रहना है, आपको ऑप्शन अच्छा नहीं लगेगा जो HDFC AMC आपको देगी, तो आप HDFC के जैसे आप बैलेंस एडवांटेज कैटेगरी में या तो ICICI प्रो इक्विटी डेट में कर सकते हो। क्यों? क्योंकि अभी जो आप निवेश कर रहे हो HDFC चिल्ड्रन फंड में, वो रिप्रेजेंट करता है अग्रेसिव हाइब्रिड कैटेगरी। तो एज एन इन्वेस्टर मुझे समझना है कि अभी जो मैं सॉल्यूशन ओरिएंटेड फंड में हूं, मेरा कैटेगरी किस नियर बाय कैटेगरी को प्रेजेंट करता है। दूसरा है SBI चिल्ड्रन फंड इन्वेस्टमेंट प्लान, उसमें तकरीबन अभी 84% इक्विटी है और 0 डेट है। तो ये आप इसमें इन्वेस्टेड और आपको कहीं और स्विच करना है तो आपके लिए हो सकता है फ्लेक्सी कैप या तो मल्टी कैप कैटेगरी। उदाहरण के तौर पे कुछ बोलूंगा मैं आपको, पराग परिक फ्लेक्सी कैप, HDFC फ्लेक्सी कैप, कोटक मल्टी कैप या निप्पॉन मल्टी कैप। SBI का ही दूसरा प्लान है जो सेविंग्स प्लान है स्मिता, उसमें 75 to 90% डेट है और 10 to 25% इक्विटी है। इसका रिप्लेसमेंट हो सकता है, आपका स्विच हो सकता है कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड में। आप SBI का कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड ले लीजिए, ICICI का कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड ले लीजिए, टाटा यंग सिटीजन फंड है, उसमें तकरीबन 100% इक्विटी है स्मिता। तो अगेन आपको अगर इसको रिप्लेस करना है तो इसका नेचुरल रिप्लेसमेंट है फ्लेक्सी कैप
या तो मल्टी कैप, जैसे मैंने मल्टी कैप में नाम बताया, HDFC मल्टी कैप हो सकता है, निप्पॉन मल्टी कैप हो सकता है, कोटक मल्टी कैप हो सकता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ICICI प्रू चिल्ड्रन फंड 87 तकरीबन इक्विटी है और 11% डेट है। अगेन इसमें आप फ्लेक्सी कैप में जाए या मिक्स ऑफ फ्लेक्सी कैप या तो अग्रेसिव हाइब्रिड चूज करें। तो सिंपल आंसर ये है कि अभी जो मैं इन्वेस्टेड हूं जो स्कीम में, उसका पहले एसेट एलोकेशन क्या है वो नापे, और उसके नियर बाय कैटेगरी जो है उसके अंदर कौन से अच्छे फंड है वो सिलेक्ट करने हैं, या तो वेट करना है स्मिता कि AMC मुझे क्या ऑप्शन दे रही है और वो मेरे लिए सही है कि नहीं। बिल्कुल, और क्योंकि ये इसलिए भी आपको वेट करना है, जैसा कि दोनों ही गेस्ट ने आपको बताया होगा कि अगर आप खुद से एग्जिट करके दोबारा इन्वेस्ट करते हैं तो आपको एग्जिट लोड, कैपिटल गेन, इन सब का हसल होगा। लेकिन अगर खुद मर्जर करके आपको देती है AMC तो फिर इन सारे हसल से आप दूर हो जाएंगे। वो अलग बात है आपको वो पसंद आता है या नहीं आता, लेकिन बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन आप दोनों ने यहाँ पर दिया लोगों को, और हमने कोशिश यही की कि सॉल्यूशन हम दे सके उन तमाम निवेशकों को जो फिलहाल खुद को एक दुविधा में फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं। और एक बात हमेशा याद रखिएगा कि चाहे चिल्ड्रन फंड्स हो, चाहे रिटायरमेंट फंड्स हो, चाहे कोई भी गोल ओरिएंटेड फंड्स हो, ये सिर्फ गोल ओरिएंटेड फंड्स होते हैं, आपके निवेश की पूरी जर्नी नहीं होते। वो एक अलग होता है पूरा का पूरा आपका इन्वेस्टमेंट जो आपकी निवेश की जर्नी तय करता है। तो कभी भी जब इस तरीके की चीजें हों तो पैनिक मत होइए, सोचिए, समझिए और फिर निवेश कीजिए। इसी के साथ थैंक यू सो मच नितेश हमारे साथ जुड़ने के लिए, थैंक यू सो मच अमित हमारे साथ इस शो पर जुड़ने के लिए। और इसी के साथ मनी गुरु के आज के इस एपिसोड में अभी के लिए बस इतना ही। आप बने रहें जी बिजनेस के साथ। नमस्कार।